हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर्स का। एक्सरसाइज 10.2। पहले अपन एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब बेटा, अगर सपोज कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर कोई वेक्टर है और बी वेक्टर भी कोई वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब होता है ये वेक्टर, सपोज ये बी वेक्टर है। तो आप क्या करें इस केस में, ये बी वेक्टर को मैंने आपको बताया था वेक्टर्स फ्री क्वांटिटी है, तो बी वेक्टर को उठा के यहाँ रख दीजिए। ए वेक्टर आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगा, बी वेक्टर आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगा, तो ए वेक्टर आपको यहाँ से सीधा यहाँ ले जाएगा बेटा। ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसे ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलते हैं, इसे रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, अब अगर अपन बात करें बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की सेम केस में, तो बेटा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स अगर आप वेक्टर्स फ्री क्वांटिटी होती है, वेक्टर को आप कहीं पे भी रख दो, बस डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ और इस वेक्टर को उठा के ऊपर रख दूँ, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, ये हो जाएगा बी वेक्टर। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी कौन सा वेक्टर होगा बेटा, यही वेक्टर होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, दोनों एक ही बात होती है। ओके, अब अगर एल्जेब्रिकली देखें, सपोज ए वेक्टर है आपके पास a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप, नहीं a2 ले लेते हैं, a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और b वेक्टर है सपोज आपके पास b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो है बेटा वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, a1 प्लस b1 आई कैप, a2 प्लस b2 जे कैप, मतलब इन दोनों में आई कैप कॉमन आ गया, a1 प्लस b1, इन दोनों में जे कैप कॉमन आ गया, a2 प्लस b2, इन दोनों में के कैप कॉमन आ गया, तो ये हो गया a3 प्लस b3। ओके, अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का क्या होता है बेटा, ए वेक्टर है सपोज ये वेक्टर और बी वेक्टर है सपोज ये। अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, पहले माइनस बी वेक्टर निकालो बेटा। माइनस बी वेक्टर क्या होगा, जस्ट यहाँ पे मैंने आपको कहा था बस डायरेक्शन उल्टा होगा, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, ये इतना मैग्नीट्यूड है, ये इतना मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ओके, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये होगा माइनस का बी वेक्टर। अब मैंने डायरेक्शन टिल्ट नहीं किया है और मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा नहीं किया, तो ये वेक्टर जो होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एल्जेब्रिकली देखा जाए तो ए वेक्टर अपना वही है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, तो और b1 है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा a1 माइनस b1 आई कैप। वही करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इस बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, a2 माइनस b2 जे कैप प्लस a3 माइनस b3 के कैप। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको कि अगर आप 2 से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड डबल होता है, स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर केवल मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ता है, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड रिवर्स हो जाता है। नेगेटिव 2 ए वेक्टर का मतलब जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड रिवर्स भी होगा और मैग्नीट्यूड भी डबल होगा। माइनस हाफ ए वेक्टर मतलब रिवर्स भी होगा और हाफ भी होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपन। वापस इस एक्सरसाइज में भी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को बताया गया है, जो अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं अच्छे से। चलिए अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुछ रूल्स भी हैं इससे पहले, कोई दो स्केलर मल्टीप्लाई करके, सॉरी स्केलर ऐड करके आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, या पहले दोनों को अलग अलग वेक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर आप ऐड कर दो, तो आपको सेम क्वांटिटी मिलेगी। ध्यान रखना बेटा, किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर
वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। जैसे ए वेक्टर सपोज है आपके पास एग्जांपल के तौर पे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो 5a वेक्टर होगा बेटा, सारे कंपोनेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10i कैप माइनस 15j कैप प्लस 20k कैप। ओके, तो ये दोनों चीज़ें बराबर होती है। नेक्स्ट, k टाइम्स ऑफ m a वेक्टर इज इक्वल टू km इंटू ए वेक्टर होता है। मतलब इस वेक्टर को पहले इस स्केलर से मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर आवे उसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, या फिर दोनों कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करके फिर इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली k मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर है तो इसको आप k इंटू ए वेक्टर प्लस k इंटू बी वेक्टर लिखोगे तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा। वेक्टर्स को ऐड करके फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, या दोनों वेक्टर्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर एडिशन कर दो, सेम रिजल्ट मिलता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर कोई दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर है या पैरेलल है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था ए वेक्टर, ये सपोज ए वेक्टर है, ये सपोज बी वेक्टर है। ओके, तो बेटा इसमें खास रिलेशन होता है, जो बी वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर होगा, मतलब इनका केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, कंपोनेंट सारे प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे ये 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है, और इसको मैं लिख देता हूँ सपोज 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 12k कैप। सारे करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का रेशियो निकालो, जैसे ये a1 a2 और a3, ये b1 b2 और b3। a1 अपॉन b1 अगर निकालोगे तो वो आएगा 2/6 यानी 1/3। a2 अपॉन b2 निकालोगे तो वो आएगा 3/9, वो भी 1/3। a3 अपॉन b3 निकालोगे तो आएगा -4/-12, 1/3। सारे करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का सेम रेशियो है, मतलब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जो है प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट प्रोपोर्शनल है इसलिए कोलिनियर है, या फिर b इक्वल्स टू आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी वेक्टर यहाँ पे जो है 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर के बराबर हो रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन रहा है, इसलिए भी प्रोपोर्शनल है। तो ये कंडीशन है पैरेलल की या कोलिनियर की, एक ही बात होती है दोनों। दो वेक्टर्स का कोलिनियर है तो एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा, लैम्डा कुछ भी नंबर हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते थे ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। अगर लैम्डा की वैल्यू निकालने जाओगे तो यहाँ पे 1/3 बनेगी इस केस में। ओके बेटा, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए। चलिए अब अपन आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 4th, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z सो दैट वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू आपको दिया हुआ है xi कैप प्लस 2j कैप प्लस zk कैप, एंड बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर बराबर हैं तो ए वेक्टर क्या है बेटा अपना xi कैप प्लस 2j कैप प्लस zk कैप, और बी वेक्टर क्या है बेटा 2i कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप ओनली। तो बेटा अगर ये दोनों वेक्टर्स बराबर हैं तो इसका क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होंगे। i कैप का कोफिशिएंट i कैप का कोफिशिएंट बराबर होगा, x इक्वल होगा 2 के, y का कैप का कोफिशिएंट y कैप का कोफिशिएंट बराबर होगा 2 इक्वल होगा y के, यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई, और z इक्वल होगा यहाँ पे कुछ नहीं, कोफिशिएंट यानी 1, z की वैल्यू 1 आ गई। तीनों वैल्यू आ गई बहुत इजीली। सिंपल क्वेश्चंस हैं बेटा आज। चलिए और करते हैं क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 5, ए वेक्टर है आपके पास i कैप प्लस 2j कैप, एंड बी वेक्टर आपके पास है 2i कैप प्लस j कैप। यहाँ अंडरस्टूड है j कैप जो k कैप है उसका कोफिशिएंट 0 है, इधर भी 0 है। तो आपको बताना है क्या मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर बराबर है। चलिए चेक करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं। क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर आई कैप का कोफिशिएंट 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर निकालते हैं। क्या होगा बेटा, ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि ये होगा 4 प्लस 1 अगेन 5।
हियर वी कैन इजीली सी हियर ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस दोनों इक्वल है। पर ये कहना ठीक रहेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है? क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है? दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल हो। यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 2 है। 1 और 2 तो इक्वल नहीं है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल नहीं है। क्योंकि दो वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं जब उसके सारे करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हो। केवल मैग्नीट्यूड इक्वल होने पर वेक्टर्स इक्वल नहीं होते। तो ये अपना ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है। ये वेक्टर मैं डायग्रामेटिकली भी आपको बताता हूँ। सपोज ये ए वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में अपन को एक वेक्टर दूसरा निकालना है जो यूनिट वेक्टर हो, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो। ऐसा कैसे किया जाता है बेटा? मतलब डायरेक्शन तो सेम होगा, कोलिनियर होगा ये वेक्टर और ये जो वेक्टर निकालना है वो, बस मैग्नीट्यूड 1 होगा। ओके, तो मैंने आपको कहा था कि वेक्टर्स अगर कोलिनियर हो तो केवल डायरेक्शन सेम होता है, केवल मैग्नीट्यूड में फ़र्क होता है। और मैग्नीट्यूड आपको लाना है 1। वो लाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी वेक्टर में अगर उसका मॉडुलस वेक्टर डिवाइड कर दें, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर सपोज मैं बता रहा हूँ, सपोज 10 है, तो उसमें अगर आप 10 डिवाइड कर दें तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, नया वेक्टर जो बनेगा ना, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 और वही आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। कैसे देखिएगा, ये फॉर्मूला है। यूनिट वेक्टर को ए कैप से डोनेट करते हैं बेटा, कैप से। कोई भी वेक्टर है उसका अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को उसका ऊपर कैप लगा दो। सी वेक्टर का अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा सी कैप। ओके, चलिए तो आप पहले एक बार मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए ताकि मैग्नीट्यूड डिवाइड कर सकें। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 9 प्लस 1 यानी कि 14 आएगा, √14। चलिए √14 से डिवाइड कर देते हैं। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय √14। क्या होगा बेटा ये? 2/√14 i कैप, 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप। ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया है इस डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर कैसे? दो चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है बेटा कि एक तो ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। हाँ पैरेलल है। अगर आप सब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का रेशियो देखोगे दिस बाय दिस, तो वो √14 आएगा। दिस बाय दिस √14, दिस बाय दिस √14, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, मतलब सेम डायरेक्शन हो गया। और अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो वो 1 आएगा। करके देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये वेक्टर जो है इस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। और वैसे आप लोग याद भी रख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। ओके, चलिए नेक्स्ट। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स का यूनिट वेक्टर 7 यूनिट्स का वेक्टर इस डायरेक्शन में निकालना है। तो डायरेक्ट 7 यूनिट का वेक्टर निकाल नहीं सकते। पहले आप इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा आप? जैसा कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालिए। क्या होगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, कॉम्पोनेंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, 1 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड कीजिए आप, i कैप माइनस 2j कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, 1 अपॉन √5 i कैप माइनस 2 अपॉन √5 j कैप। ओके, ये यूनिट वेक्टर आ गया। इसके अलॉन्ग अपन को कितना मैग्नीट्यूड चाहिए? 7। तो कुछ नहीं करना बेटा, जो यूनिट वेक्टर आया उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये वेक्टर आ जाएगा चेंज होके। क्या हो जाएगा? 7 अपॉन √5 i कैप माइनस 14 अपॉन √5 j कैप। बेटा ये दोनों वेक्टर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब दिस अपॉन दिस 7 अपॉन √5 ही आएगा, दिस अपॉन दिस भी 7 अपॉन √5 ही आएगा, या √5 अपॉन 7 √5 अपॉन 7 आएगा, उल्टा हो जाएगा डिवाइड करोगे तो ये वेक्टर के कंपोनेंट और ये वेक्टर कंपोनेंट प्रोपोर्शनल है, मतलब कोलिनियर है। इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, इसका मैग्नीट्यूड 7 आएगा, क्योंकि क्या किया अपन ने, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो यूनिट वेक्टर आ गया, इस यूनिट वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 7 आएगा। तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 8।
फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर सम ऑफ द वेक्टर्स, जहाँ पे वेक्टर्स दिए हुए आपको 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। इन दोनों वेक्टर के एडिशन के अलोंग जो वेक्टर है उसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चलिए पहले इसका एडिशन वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मान लेता हूँ मैं सी वेक्टर। क्या होगा बेटा दोनों का एडिशन, डायरेक्ट ऐड करके लिख रहा हूँ, 2 + 2 4i कैप होगा, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऐड होंगे, 2 + 1 3j कैप होगा, -5 + 3 -2k कैप होगा। दोनों का सम आ गया। इस सम के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मतलब सी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना, तो वो होगा सी कैप लिखा जाएगा सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर कितना होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9 + 4 √29। तो बस इस सी वेक्टर को अपन √29 से डिवाइड कर देते हैं, 4/√29 आई कैप, तीनों को अलग अलग ही कर देता हूँ, जे कैप -2/√29 के कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। ओके, एग्जाम्पल 9th, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप -2k कैप। आपको इसके डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। बेटा इसके डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली कंपोनेंट लिख सकते हो, आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 1 और के कैप का कोफिशिएंट -2। ये डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा, LMN का L होता है जो डायरेक्शन जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आप इनका मैग्नीट्यूड डिवाइड करो, y/r एंड n इक्वल्स टू z/r। r होगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ये फॉर्मूला है। तो क्या होगा बेटा मॉडुलस इसका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 + 4 √6। तो L होगा, x होगा ये x, ये y, ये z है, 1/√6, m होगा 1/√6 और n होगा -2/√6। ये सेम ही है बेटा, जो यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना वही है। यूनिट वेक्टर में अपन वो वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं और यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ही आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं इस वेक्टर के। ध्यान रखना, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम कुछ भी आ सकता है। इनफैक्ट डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम करोगे फिर रूट करोगे तो मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब इन तीनों का स्क्वायर करोगे फिर एडिशन करके रूट करोगे तो √6 मिलेगा। लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम करोगे तो वो श्योरली 1 आता है। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, आगे नेक्स्ट चैप्टर में काफी काम आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स हैं बेटा, P1 जिसके कंपोनेंट्स हैं x1 y1 z1, ये पॉइंट है P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को लिखते हैं P1 P2 वेक्टर, और इसको निकालने का तरीका ये है, x2 बाद वाले में से पहले वाला माइनस x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। ये आपको ध्यान रखना है, ये नया टॉपिक है आपका। चलिए इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 10, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P है 2, 3, 0, Q है -1 -2 -4। तो P से Q तक ज्वाइन करने वाला वेक्टर PQ वेक्टर आपको निकालना है। तो एज आई सेड, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करो, -1 -2 आई कैप प्लस -2 -3 जे कैप प्लस -4 -0 के कैप, -3 आई कैप -5 जे कैप -4 के कैप will be your PQ vector. Okay. Next topic, section formula. ध्यान से देखिए बेटे वापस ये भी,
अगर कोई दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, इन P और Q के पोजीशन वेक्टर्स, सपोज P का पोजीशन वेक्टर जो OP वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स अगर A B C है तो पोजीशन वेक्टर होगा OP वेक्टर AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, वो A माइनस 0, B माइनस 0 और C माइनस 0 ही हुआ है। सिमिलरली इसका पोजीशन वेक्टर है OQ वेक्टर। अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट PQ पे कोई तीसरा पॉइंट लेना है R, और ये R जो है PQ को सपोज m/n में डिवाइड करता है, तो ये जो OR वेक्टर होगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसका फॉर्मूला अपने पास है। OR वेक्टर विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ OQ वेक्टर प्लस n टाइम्स ऑफ OP वेक्टर अपॉन m प्लस n। अगर इंटरनल सेक्शन हो तो यहाँ पे प्लस प्लस आएगा, और अगर एक्सटर्नल सेक्शन है तो यहाँ माइनस माइनस आएगा। एग्जैक्टली सेम है जो आप लोग जूनियर क्लासेस में 10th क्लास में कर चुके हो, बस यहाँ पे वेक्टर्स के केस में वेक्टर्स की फॉर्म में आ गया है। ओके बेटा, ध्यान रखना, जो दो पॉइंट्स को डिवाइड करना है उनके पोजीशन वेक्टर्स, उनके बीच का रेशियो, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस इनटू ये पोजीशन वेक्टर प्लस दिस इनटू ये पोजीशन वेक्टर अपॉन दोनों रेशियो का सम m प्लस n। ओके, चलिए इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल 11, कंसिडर टू पॉइंट्स P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर्स आर। पहला OP वेक्टर आपको दिया हुआ 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, ये कुछ भी हो सकता है, अपन को नहीं मतलब उससे। आपको OP वेक्टर दे रखा है, OQ वेक्टर भी दे रखा है बेटा आपको, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ओके, अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना दो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। सपोज ये P है, ये OP वेक्टर, ये Q है, ये OQ वेक्टर, और इन दोनों लाइंस पॉइंट्स को ज्वाइन करने लाइन सेगमेंट पे तीसरा पॉइंट है R, जिसका पोजीशन वेक्टर है R, OR वेक्टर। अब ये इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है। आपको ये बोला है ये जो R पॉइंट है, ये इसको लेट R डिवाइड्स PQ इन 2:1, ये 2:1 में डिवाइड करता है, ये मान लिया अपन ने। तो बेटा दोनों केस में आपको R वेक्टर के R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, OR वेक्टर निकालना है, इंटरनली के केस में भी और एक्सटर्नली के केस में भी। तो चलिए पहले अपन निकालते हैं इंटरनली। R डिवाइड्स PQ इन 2:1 इंटरनली। तो बेटा इंटरनली के केस में क्या फॉर्मूला लगता है, प्लस वाला, OR वेक्टर इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ OQ वेक्टर प्लस n टाइम्स ऑफ OP वेक्टर अपॉन m प्लस n। ध्यान रखना, पहले वाला रेशियो बाद वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है और बाद वाला रेशियो पहले वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय OQ वेक्टर यानी A प्लस B, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और n की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1। क्या होगा बेटा, ये 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज जस्ट 3 प्लस 2 5A वेक्टर अपॉन 3। ये R वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स का पोजीशन वेक्टर आ गया अगर वो इंटरनल सेक्शन में हो। सेकंड, अगर R डिवाइड्स PQ इन 2:1 एक्सटर्नली हो तो सेम है बेटा, OR वेक्टर विल बी इक्वल टू m OQ वेक्टर माइनस n OP वेक्टर अपॉन m माइनस n। सेम चीज़ है बेटा, बस माइनस बीच में लगेगा। 2A वेक्टर मैं सेम ही लिख देता हूँ, बस बीच में माइनस माइनस कर देता हूँ दोनों जगह, माइनस ऑफ 1 टाइम ऑफ 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन 2 माइनस 1। क्या होगा बेटा, ये 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है, माइनस A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर विल बी अ पोजीशन वेक्टर ऑफ R इफ R डिवाइड्स PQ इन 2:1 एक्सटर्नली। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
एक आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी, इन तीनों पॉइंट्स के पीछे एक वेक्टर दे रखा है, मतलब ये तीनों ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी का पोजीशन वेक्टर है, सी का पोजीशन वेक्टर है। आपको प्रूव करना है ये तीनों जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ये एक वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो तो क्या खास बात होती है बेटा, तीनों जो साइड्स हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी। अब मुझे श्योरिटी नहीं है यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, ए पे है या सी पे है, मतलब यहाँ पे ए है या बी है, सी पता नहीं, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने काम करते हैं, तीनों साइड्स निकालते हैं। जैसे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए बी निकालते हैं। ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा बेटा, बाद वाले पहले वाला -1 -2 आई कैप प्लस -3 -1 +1 हो जाएगा जे कैप प्लस -5 -1 के कैप, ये हो जाएगा -1 आई कैप -2 जे कैप -6 के कैप। ये ए बी वैक्टर आ गया। सिमिलरली बी सी वैक्टर भी निकालते हैं बेटा, तीनों साइड्स निकाल रहा हूँ मैं, ए बी बी सी और फिर सी ए निकालूंगा। ये होगा 3 -1 आई कैप प्लस -4 +3 हो जाएगा जे कैप प्लस -4 +5 के कैप। क्या हो जाएगा बेटा ये 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। सिमिलरली सी ए वैक्टर भी निकालते हैं बेटा, 2 -3 आई कैप प्लस -1 प्लस का 4 जे कैप प्लस 1 + 4 के कैप। क्या होगा बेटा ये माइनस का आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप। ओके बेटा, तीनों साइड्स तो आ गई। चलिए तीनों साइड्स की लेंथ भी निकाल देते हैं। लेंथ मतलब जो वेक्टर आया ए बी वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड होगा वही उसकी लेंथ होगी। मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर ही निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 1 + 4 + 36, यानी कि एक जो ए बी साइड है उसकी लेंथ आ गई 41, उसका स्क्वायर आ गया 41। ये अपने पास जो ए बी साइड है उसका स्क्वायर आया 41। सिमिलरली बी सी का जो स्क्वायर होगा, साइड बी सी का स्क्वायर होगा बी सी वैक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, वो कितना होगा बेटा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, डायरेक्ट हटा देता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 6। सिमिलरली सी ए की वैल्यू होगी सी ए वैक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 1 + 9 + 25 यानी कि होगा 35। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा ये सी ए का स्क्वायर, ए बी का जो स्क्वायर है वो बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर है, मतलब दो साइड के स्क्वायर का सम तीस साइड के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो रहा है। दैट इम्प्लाइज ए बी सी जो है ट्राइंगल ए बी सी सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम। Hence, triangle ABC is a right angle triangle और इसमें हाइपोटेनस है AB, मतलब AB अगर हाइपोटेनस, ये एक्चुअली डायग्राम सही बन गया, हाइपोटेनस AB है तो राइट एंगल कहाँ होगा, ऑब्वियसली C पे, राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट C पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है। ओके बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस आज आपके एक्सरसाइज 10.2 में आपको करने हैं और डाउट्स मुझे कल पूछने हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।